हेलो एवरीवन। वापस से हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो में। अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में। अब हम देखने वाले हैं कि रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते थे, पर वो बस एक था केस, वो कुछ खास मतलब था नहीं उसका। पर अब जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छे से देखने वाले क्या क्या डिफरेंस है उन दोनों मिरर के बीच में। आपने एक तो स्ट्रक्चर वाइज देख लिया था कि कैसे कैसे उन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क होता है, पर और भी हम बहुत सारे डिफरेंस उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। रे डायग्राम फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, वही बात है, रे डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रूल्स क्या क्या होते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के। पहले रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉ करके देखेंगे कैसे ड्रॉ होती है। देखो, एक पहली लाइन है कि एन इंसिडेंट रे, अगर कोई लाइट है और वो ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इंसिडेंट रे है आपकी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये सीधे आपको फोकस को कट करेगी। ये रूल है कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, इसे याद कर लो, इसमें कोई ये वो नहीं है कि ऐसा ही क्यों है या वैसा ही क्यों है। ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसी बात है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट योर फोकस। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अगर कन्वेक्स मिरर हुआ तो देखो रे आएगी तो पैरेलल, पर देखो यहाँ पे फोकस को कट नहीं करेगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ताकि उसकी अगर वर्चुअली उसको एक्सटेंड करो तो फोकस पे कट करती हुई प्रतीत होगी। एक्चुअली वो कट नहीं करेगी फोकस को, लेकिन वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ताकि वो ऐसा लगे कि बिल्कुल फोकस से पास हो रही हो। ठीक है, क्योंकि देखो आप देखो कनकेव मिरर है ना, फोकस इस तरफ है, फोकस इस तरफ है, तो रे बिल्कुल कट कर सकती है, लेकिन फोकस इसमें इस तरफ। अब यहाँ पे अगर रे को देखो, अगर फोकस को कट करना हुआ तो बिल्कुल भाई मिरर में छेद करके तो अंदर नहीं घुसने वाली ना रे, होल करके तो बिल्कुल अंदर घुसेगी नहीं। सीधी सी बात है कि या तो फिर इसी तरह से आना है, इसके पास एक ऑप्शन है ताकि वो बिल्कुल इस तरीके से इमेजिन हो कि दूर से देखने पे कि हाँ भाई फोकस से बिल्कुल रे आ रही है, पर एक्चुअली में रे वहां से नहीं आ रही, एक्चुअली मेरे इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई ताकि वो ऐसा प्रतीत हो कि हम उसे देख रहे हैं कि वो फोकस से आ रही हो। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, इन द केस ऑफ अ कनकेव मिरर एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through its focus after reflection। इन केस ऑफ कनकेव मिरर इंसिडेंट रे जो है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो उसके फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती है या पास होती है एक्चुअली में। ठीक है, इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। सीधी सी बात है, जब कन्वेक्स मिरर की बात हम करेंगे तो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से बाहर आएगी ताकि वो दिखने से ऐसा लगे कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। देखो क्या है इस केस में, अगर कोई, वही बात है, अब इसमें ना एक केस है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा उल्टा बना रखा है इसने। ठीक है, यहाँ पे ना एरो कुछ अलग तरीके से लगने वाला था। इन द कनकेव मिरर इंसिडेंट रे और पासिंग थ्रू द रिफ्लेक्टेड रे। देखो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ इंसिडेंट रे आपकी इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से आपकी इंसिडेंट रे, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से वापस जा रही है, समझे? मतलब रे ऐसे वापस से आई, देखो बिल्कुल उस पाथ के ओपोजिट हो रहा है। पिछले जो हमने केस देखा था, यहाँ से रे ऐसे आ रही है और वापस से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ऐसे बिल्कुल पैरेलल जा रही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी ओपोजिट होना है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से रे आई, सॉरी, रे कुछ इस तरीके से आई जो कि ऐसा लगे कि फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ इस तरीके से पैरेलल निकल गई। ठीक है, तो एरो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होना है, इनवर्ड, बिल्कुल यहाँ पे इसने एरो ऑपोजिट लगा रखे हैं। सॉरी फॉर दिस बिग मिस्टेक। ओके, तो देखो हमने ये देख लिया कि पिछले केस हमने क्या देखा था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और वो फोकस को कट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है ताकि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा होता है, ऐसा हमें आभास हो रहा होता है कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था नहीं। एक्चुअली में क्या था, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और इस तरीके से बेंड हो गई। ओके, अब इस केस में क्या बोल रहे हैं ना कि कोई फोक, हमने क्या करा, एक
रे ऑफ लाइट लिया और उस रे को बिल्कुल फोकस से पास कराया, और आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस इट बाउंस बैक थ्रू दिस मिरर एंड देन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने फोकस से पास कराया, इंसिडेंट रे है ये, आपकी इंसिडेंट रे है ऐसे आती हुई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे से बात है कि ऑपोजिट, मतलब उसके पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने का मतलब अपने वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लाइट को प्रोजेक्ट करा ताकि वो ऐसा लगे कि बिल्कुल फोकस को चीर के चली जाएगी। वाकई में वो चीर नहीं सकती, ये मिरर में वो होल क्रिएट करके अंदर नहीं जा सकती, पर ये बात तो है ऐसा जाती हुई प्रतीत हो सकती है। बिल्कुल उस पर हमने स्पॉट करा तो इस तरह से अगर हमने स्पॉट करा तो वापस से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या ये दो पॉइंट्स क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोलता था कि हमने एक लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा तो वो फोकस से गुजर गई। अगर फोकस से नहीं गुजर पाई तो ऐसा इमेजिन हुआ हमें कि वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा केस हमने क्या देखा कि लाइट को हमने कुछ इस तरीके से पास करा कि वो फोकस से पास हो जाए, तो आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमने लाइट की जो रे है, रे ऑफ लाइट है, उसे हमने कुछ इस तरीके से पास करा कि वो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या इतनी दो बातें क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अच्छा जी, अगर इतनी दो बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी दो बात क्लियर नहीं है तो वापस से एक बार वीडियो रिवाइंड करो और फिर से देखो। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप जानते हो क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, चलिए। थर्ड पॉइंट है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या हो कि एक रे ऑफ लाइट है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करे। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये एक रे ऑफ लाइट है कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से रे ऑफ लाइट वापस ऐसे ही सेंटर से पास होते हुए और वापस से ही उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस चली गई। इसका मतलब को समझे? इसका मतलब समझे? जो रे ऑफ लाइट है ना, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप एक अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरीके से टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, उतना अच्छे से खींच नहीं पा रहा, कुछ इस तरीके से आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो एक बात आपको पता नहीं है, पता है या नहीं पता है, पर आप सर्कल चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट बिल्कुल ये नॉर्मल है, मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है बिल्कुल। यहाँ से जब वो सेंटर से पास हो रही है ना, सेंटर का मतलब क्या होता है कि ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है। मतलब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ये कर्वेचर जो है ना आपका, जो ये कर्वेचर वाला पार्ट दिख रहा है, आर्क जो दिख रहा है, इस आर्क का सेंटर जो है उस सेंटर से लाइट आती हुई प्रतीत हो रही है। तो सीधी सी बात है, जब लाइट किसी सेंटर से पास हो रही हो और उसका एक रेडियस मतलब उसके कर्वेचर पे फॉल करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट जो है इस सरफेस के इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट के बिल्कुल नॉर्मल आएगी ये। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो इससे ज़्यादा घबराना मत, क्योंकि जब आप मैथ्स में अपने सर्कल वाले चैप्टर को जब पढ़ लोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अच्छा, इतना बात है। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैंने लॉजिक बताया, पर एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और हमारे मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, तो वापस से मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो वापस से अपनी पाथ को रिट्रेस करने वाली है, मतलब जैसे आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये केस कब होगा? जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ लाइट आ रही हो। अच्छा, उसी तरह कन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही हो ताकि वो सेंटर पे फोकस होती हुई प्रतीत होगी, नोट माई वर्ड्स, कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो सेंटर पे फोकस होते हुए प्रतीत होगी, तो वो वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब तक हमने दो पॉइंट्स में देखा, तीन पॉइंट्स में। पहले पॉइंट में क्या देखा कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आए तो फोकस से कट करती प्रतीत होती है या फिर एक्चुअल में कट करती है। ये दो केसेस थे पहले पार्ट के। दूसरा पार्ट क्या था, अगर हमने फोकस से इंसिडेंट रे को पास कर दिया तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, दो पार्ट थे। तीसरी पार्ट में हमने क्या देखा कि अगर ये रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती हुई आए और मिरर पे इंसिडेंट हो तो वो वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाती है। क्या इतनी तीन बातें क्लियर है? यस और नो? अच्छा जी, अगर तीन बातें क्लियर है तो चलो चौथे पॉइंट पे चलते हैं। भाई देखो, ध्यान से सुनना इन सब बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अगर ये बातें अगर आपको याद नहीं रही ना, फिर आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। फिगर ड्रॉ करने का मतलब आप
जो रे डायग्राम जो है उसको आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, और रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाए ना फिर बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना आए और आपको याद भी हो जाए। आपको फील लाने के लिए मैं और भी कुछ अच्छी चीज़ें करूंगा, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। ओके। अच्छा, चौथी चीज है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। क्या है? अगर रे ऑफ लाइट पोल पे आए, देखो पोल पे अगर रे ऑफ लाइट आती है ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल ये वाली लाइन होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि आपने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जब भी हम किसी पॉइंट पे जब भी हम किसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे को पास करते हैं, मतलब इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे आ रही होती है, तो वहां पे एक नॉर्मल भी हमारा ड्रॉ हो रहा होता है। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने आई बोला था या थीटा आई बोला था। क्या आपको ये बात याद है? हाँ या ना? अगर नहीं याद है ना तो एक बार नोट्स देख लेना पुराने वाले। ठीक है। अच्छा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हमें बात पता थी कि जो ये इंसिडेंट रे आई और वापस से ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो हम ये जानते थे कि ये जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, इसे हमने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, उसे हमने बोला था रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम जानते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। अब मेरे को एक बात बताना, इस केस में नॉर्मल कौन है? इस केस में नॉर्मल क्या मैं पीसी को बोल सकता हूँ? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है यहाँ पे। सोचो जरा, दिमाग की वो घोड़े दौड़ाओ। हाँ यार, बात तो सही है, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हो, घोड़े दौड़ के यही कह रहे हैं कि भाई पीसी तो नॉर्मल है इस सरफेस पे। तो क्या मैं इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के लिए पीसी को नॉर्मल बोल सकता हूँ? हाँ, बोल तो सकते हैं। अच्छा, अब बोल सकते हैं तो क्या मैं इस लाइन को इंसिडेंट रे बोल सकता हूँ? यस और नो? हाँ यार, बोल तो सकते हैं। अच्छा, इस लाइन को क्या मैं रिफ्लेक्टेड रे बोल सकता हूँ? यस और नो? हाँ, बोल तो सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, क्या मैं इस वाले एंगल को, आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ? सोचो 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 सोचो। हाँ यार, बोल तो सकते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसलिए हमने इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई बोल दिया। अच्छा, क्या मैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल विच इज आर, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दें? यस और नो? हाँ, बोल तो सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब इतने बातों से आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर? क्यों 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 भाई, क्यों बोलते हैं ऐसे, क्यों बोलते हैं? ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ यूज था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अभी तक तो हम समझ ही नहीं पाए थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोई काम की भी चीज है, हम तो सोचे कि वो थ्योरी वाली चीज है। ऐसे ही फालतू की बातें बस बोल दिया सर ने। नहीं, वो फालतू की बात नहीं है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन चीजों में। ठीक है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि ये जब अगर कोई लाइट पोल से पास होती है तो वो जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे चली जाती है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी सेम केस हो रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? अच्छा जी। अब आपको अगर इतनी बातें क्लियर है तो मैं आपको जल्दी से कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है। Concave mirror is a spherical mirror in which the reflecting surface and the center of curvature falls on the same side of mirror. क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? ये बातें कुछ दूर दूर तक पल्ले नहीं पड़ रही। अच्छा, convex mirror is a spherical mirror in which the reflecting surface and the center of curvature lies on the opposite side. सर सर सर, क्या मजाक है ये? आ जाओ, देखो, ये था आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? लेफ्ट साइड। क्या मैं बोल सकता हूँ यस और नो? भाई इधर हमने पॉलिश कर दी पीछे के साइड में, जिधर ऐसा हैशिंग दिख रही है ना, दैट इज पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब हमने इधर सिल्वर की लेयर चढ़ा दी। अगर हम सिल्वर की लेयर चढ़ा दी तो इधर से अपना चेहरा देख पाओगे? ना भाई, इधर से कहाँ से देखेंगे, इधर तो पेंट करा रहेगा। हाँ, पेंट करा रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर वाली सरफेक्ट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? हाँ, बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट दोनों भी इसी लेफ्ट साइड में ही है मिरर के? हाँ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं? हाँ, बात तो सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में है। हाँ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो यहाँ पे इस साइड में नहीं है, इस फिगर में ना थोड़ा सा अजीब सा बना रखा है आपको समझाने के लिए।
यहाँ पे आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोला कुछ आपका कुछ इस तरीके से फेयर होना है, तो सेंटर कुछ यहीं पे तो लाई करेगा ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका राइट साइड में आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग दिशा में है, यस और नो? बात तो सही है यार। चलो ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आपको डिफरेंस का दूसरा पॉइंट बताता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है? वही बात ये बोल रखा है, सेम साइड में लाई करते हैं, अपोजिट साइड में लाई करते हैं। ओके। अच्छा, इमेजेस फॉर्म्ड आर मैग्नीफाइड इन नेचर, इमेजेस फॉर्म्ड आर डिमिनिश्ड इन नेचर, ये हमने देखा था कि इमेजेस जो कनकेव मिरर में होती है वो बड़ी बनती है, कन्वेक्स मिरर में छोटी बनती है। अगर नहीं पता तो अभी के लिए फिलहाल याद कर लो, बाकी आप देख लोगे अच्छे से कि कब कैसे बनती है बड़ी, कैसे छोटी बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कनकेव मिरर में हमेशा इमेजेस मैग्नीफाइड ही बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनकेव मिरर में ऐसा केस हो सकता है कि इमेज छोटी भी बने, इमेज बड़ी भी बने, इमेज बराबर भी बन जाए, लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी बनेगी एक्चुअल साइज से। ओके, कैसे होगा ये मैं दिखाऊंगा आपको, सारी चीजों का फील ला के छोड़ूंगा, ऐसा नहीं छोड़ दूंगा कि बस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता दिए बाकी आप भटकते रहो माया जाल में, कोई भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताएंगे, बस सब्र रखना। ओके। अच्छा, कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, यार देखो ये सब ना थोड़ा मैं एक बार आपको रे डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। ये थोड़े कुछ इसके यूजेस हैं, तो ऐसा करते हैं, आपको रे डायग्राम बताने की ओर ले चलते हैं। ये रे डायग्राम का कुछ भयानक सा केस है जो कि आपको बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, आपको देख के डर लग रहा होगा और वाकई में इससे डर लगना चाहिए, पर जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तो चलो मैं आपको एक सिमुलेशन दिखा के कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए एक बार हम ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर में सिमुलेशन को ओपन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ओके। ओके बच्चों, तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने ब्राउजर में, हमने एक सिमुलेशन ओपन कर दिया है यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा सके कि ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और रे डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट की साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, साइज को हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम वापस से पीछे ला सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको साइज को अच्छा सा रखते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो चीजें। ओके। अच्छा, ये पॉइंट हमने ब्लैक कलर कर दिया ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। अब देखो एक चीज, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या इतनी बात क्लियर है जितना मैंने बताया? ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर है। ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट रख ली है और यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म हो रहा है। अब देखो एक केस तो ये है कि हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दूर बिल्कुल इन्फिनाइट पे बनाए, जैसे जैसे देखो आप देखो इसको बिल्कुल इन्फिनाइट पे बनाने की कोशिश करें अगर हम, इससे ज़्यादा हम दूर नहीं ले जा सकते इसमें, ठीक है, इसके भी कुछ लिमिटेशन है। देखो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, देखो ये कुछ जो डिस्टेंस है इस तरफ लेफ्ट में, ये सेंटर से अगर हम बहुत दूर चले जाएं तो हम बोलेंगे कि इन्फिनाइट पे इमेज है, इन्फिनाइट पे इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। अगर हम सेंटर से लेफ्ट साइड में बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि वो कैलकुलेट ना करा जा सके, जैसे देखो सेंटर 8 पोल से 8 यूनिट की दूरी पे है और ये 12 यूनिट की दूरी पे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो ये चलो मतलब मैग्नीफिएबल डिस्टेंस है, मैग्नीफिएबल नहीं कंसिडरेबल डिस्टेंस बोल सकते हैं, कंसिडरेबल डिस्टेंस है। पर अगर हम क्या करें, इसे बिल्कुल 1000 या 2000 यूनिट दूर रख दें तो सीधी सी बात है इसके लिए तो इन्फानाइट जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि बहुत दूर है। जब बहुत दूर है तो इमेज आपकी जो है ना, ये फोकस है, बिल्कुल स्मॉल सी बन रही होगी। अब आप एक बात याद करो, आप बचपन में देखते थे लेंस से आपने एक खेल करा होगा, पर ये खेल मिरर से भी कर सकते हैं कि सन से जो रेज आती है वो बिल्कुल इन्फानाइट डिस्टेंस से आती है कि नहीं, और बिल्कुल स्पॉट सा बिल्कुल यहाँ पे इमेज बनेगा बिल्कुल छोटा सा। तो आप देखो, आपने देखा होगा कि जब हम उसकी इमेज बनाते हैं मिरर से या फिर आप लेंस से ले लो, जब आप लेंस से आप इमेज बनाते थे तो बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल स्पॉटेड बनता था और बिल्कुल वो गर्म होता था, ऐसा क्यों होता था, सोचा है कभी आपने? एक्चुअल में वो एक रियल इमेज था और किसी और चीज का नहीं, वो सन का रियल इमेज था, बिल्कुल उतना छोटा सा। अब सोचो कि सन की जो लाइटें आ रही हैं वो सारी लाइटें अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेट अगर हम कर दें तो सीधी सी बात है, हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी और उतनी ज्यादा अगर हीट प्रोड्यूस हो तो कोई भी चीज जल के भस्म हो जाएगी, ये बात तो मानते हो आप? अच्छा, अब देखो आप यहाँ पे, ये हमारा रहा, हमारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट रहा हमारा, इसे हम मूव करते हैं, मूव करके देखो नजदीक जैसे ऐसे ले आ रहे हैं, ध्यान से देखो आप, आपका फोकस कहाँ हो, इमेज पे आप ध्यान दो, इस इमेज पे आप ध्यान देना कैसे मूव कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट को
यहां से मूव करके सेंटर पे ला रहे हैं। क्या इमेज सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? यस और नो? हाँ, हो तो रहा है सेंटर की तरफ शिफ्ट। इमेज सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और देखो इमेज जब हमने ऐसे दूर रखा था तो अब इमेज की साइज बहुत छोटी थी, पर मैंने देखो ऑब्जेक्ट की साइज में कुछ नहीं कर रहा, फिर भी इमेज की साइज बिल्कुल सेम रह रही है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर रहा और देखो इमेज की साइज छोटी होती जा रही है, और जैसे ही मैंने इसे सेंटर पे बिठा दिया ऑब्जेक्ट को, इमेज भी सेंटर पे आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर पे बिठाया, इमेज भी सेंटर पे आ गई, बस इन्वर्टेड है। ये चीज एक फर्क है। अच्छा साइज देखो, यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट ऊंचा है, यहाँ भी देखो 1 यूनिट और 2 यूनिट, बिल्कुल सेम साइज की आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट माई वर्ड्स। ओके, इतनी बातों को ध्यान से देख लो आप, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि जब मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा तो इमेज हमारी सेंटर पे बन गई। ओके, जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा इमेज हमारी सेंटर पे बन गई। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ? देखो जो पैरेलल रेज आ रही थी, जो प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, और पैरेलल रेज कुछ इस तरीके से आ रही हैं। तो जो पैरेलल रेज आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ बिल्कुल फोकस पे कट करा। हमने आपको पिछले रूल से बताया था ना, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं अगर, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को कट करके जाती हैं। ठीक है भाई, फोकस को तो कट करा इसने। अब दूसरी रे हमने ड्रॉ करी जो फोकस से पास कर रही हो इस तरीके से, तो सीधी सी बात है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। होगी ना पैरेलल? हाँ भाई, हमने ये भी जानते थे कि फोकस अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। हाँ पैरेलल हो गई। तो देखो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, बस ओपोजिट बनी और सेम इन साइड बनी। ये एक पॉइंट हुआ आपका। देखो डी ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 8, डी आई मतलब हाइट ऑफ इमेज दैट इज 8, एच ओ सॉरी डी ओ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज 8 एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज 8। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, यहाँ पे दे रखा है देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने 2 यूनिट रखा है, 1 और 2, और हाइट ऑफ इमेज इज -2। माइनस मतलब क्या सर? सर माइनस मतलब क्या है इसका मतलब? माइनस क्यों दे रहा है भाई? हमने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया है अभी? अच्छा अभी नहीं बताया, टेंशन मत लो, बता देंगे आगे। अभी नहीं बताया सॉरी। ठीक है आगे बताएंगे कार्टेशियन। उसमें क्या लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो चीज होती है ना उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो चीजें होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है इमेज, इसलिए हमने इसे ऑपोजिट लिया। ओके, क्लियर इतनी बात? चलो अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब मैंने लाया तो क्या हुआ कि इमेज का साइज तो बढ़ा और वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में बनी। ठीक है, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट रहा हमारा सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज बना सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ओके ओके ओके। अच्छा, साइज पे क्या फर्क आया? साइज बड़ा हो गया हमारा। ध्यान से देखना इन चीजों को। तो आप नोट डाउन कर लो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में बना, रखा हमने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। साइज क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। इमेज कैसी रही? इन्वर्टेड बनी। इमेज कैसी रही? रियल इन्वर्टेड इमेज रही। अच्छा हमने आपको बोला था एक बात कि रियल इमेज को हम पर्दे पे ले सकते हैं, पर्दे मतलब स्क्रीन पे विजुलाइज कर सकते हैं। आप सोचो, आप यहाँ पे क्या करो, स्क्रीन लगा दो, एक स्क्रीन मतलब कोई एक वाइट सा पेज लगा दो, पर्दा लगा दो आप, तो आपको दिखेगा कि ये जो इमेज है ना, ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना उस पर्दे पे बिल्कुल दिखाई दे रही है। अच्छा ऐसे हम कह सकते थे। हाँ यही रियलिटी है। ठीक है, आपको हम एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे इमेज को पर्दे पे हम ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट करा, कुछ इस तरह से वो फोकस पे आ जाए। नहीं आ रहा, रुको एक सेकेंड। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाया, कहाँ गई इमेज? इमेज भाई चली गई इन्फिनाइट पे, जाओ इन्फिनाइट पे ढूंढो, बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जगह इन्फिनिटी कहलाती है। ठीक है, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज नो इमेज पैरेलल रेज। नो इमेज का मतलब क्या हुआ? ये इमेज नहीं बन रही है, नहीं बन रही का मतलब बिल्कुल इन्फिनिटी बन रही है, इसका हम ये बोल सकते हैं। अच्छा हाइट ऑफ इमेज, भाई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हाइट क्या घंटा होगा उसका। अच्छा, 3 पॉइंट अब तक हमने डिस्कस कर लिए। क्या था? पहला केस था कि इधर हो तो बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कुछ इस तरीके से बनना है सेंटर और फोकस के बीच में, और इमेज की साइज छोटी होनी है। फिर अगर हमने इसको सेंटर पे लाया
बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से, तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा और क्या होगी, साइज बिल्कुल इक्वल होगी। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे बढ़ा देते हैं, मतलब सेंटर और फोकस के बीच में लाते हैं, तो इमेज हमारी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी और साइज उसका बड़ा होगा, इमेज इन्वर्टेड होगी। अगर हम इसको फोकस पे ले आते हैं, बिल्कुल ऐसे फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, मतलब पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, फोकस से भी आगे बढ़ा दिया। अब हमने फोकस से आगे बढ़ाया ना, तो देखो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से मिरर के पीछे बनी, मतलब ये वर्चुअल इमेज है और हाइट में बड़ी है। अब आपको कुछ बात समझ में आई, हमने आपको बोला था डिफरेंस में कि कनकेव मिरर में इमेज बड़ी बनती है, मतलब अपराइट इमेज बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक है, वो देखो यही केस है मैग्नीफाइड वाला। हमेशा नहीं बनती इस तरीके से, पर कुछ केसेस में बनती है। वो केस यही है कि फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज आपकी पोल और इन्फिनिटी के बीच में बनी, मतलब जहां कहीं भी बनी, मिरर के पीछे बनी, और ये वर्चुअल इमेज है। यही आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन यूज होता है जब आप कभी शेविंग करने के लिए बैठे होते हो, तो बिल्कुल मिरर के पास बैठे होते हो। ठीक है, शेविंग करने के लिए आप बिल्कुल मिरर के पास बैठे होते हो, आप बिल्कुल इतने छोटे से हो और इमेज आपको इतनी बड़ी सी दिखाई दे रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? देखो इस तरीके से, इतनी बात क्लियर है? ओके। सो बस इतना ही मोटिव था इस चीज को दिखाने का, इस सिमुलेशन को दिखाने का, कि आप ढंग से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन की, ऑब्जेक्ट से इमेज के फॉर्मेशन की चीजों को समझ पाओ। रे डायग्राम आप देख लो कुछ इस तरीके से, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से इंटरसेक्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से चलेगी फोकस से पास करते हुए, और ये कुछ लाइट आई जो कि इस तरीके से आई, वापस इसी लाइन पे चली गई। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से लाइन आ रही है। हमने आपको बताया था कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करते हुए आती है, तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? तो चलिए वापस से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ओके, सो चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कनकेव मिरर का केस हमने कर रखा है ऑलरेडी, कि देखो ऑब्जेक्ट इस तरीके से कुछ बन रही हो तो इमेज कुछ इस तरीके से बनती है। ये आपका कनकेव मिरर है आपका, ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है। मैं ऐसा करता हूँ कन्वेक्स मिरर के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार कन्वेक्स मिरर के बता देता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से इस चीज़ को एक बार एक अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से याद भी होनी चाहिए ना। चीज़ें आप सिर्फ देख रहे हो और आपको अच्छे और चीज़ें याद नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक बार देख लो ढंग से। कन्वेक्स मिरर आपका ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एक कन्वेक्स मिरर रहा। इसके इस सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी इस तरीके से, कुछ इधर लेफ्ट साइड हमने पॉलिश करी है। हमने अपने फिगर में राइट साइड में पॉलिश लेके रखा है, लेकिन इस फिगर में यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉलिश की हुई है, ठीक है। अब देख लो, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट रहा कुछ इस तरीके से, अगर आप ऑब्जेक्ट को कितना भी आगे या पीछे बढ़ा दो, इमेज देखो हमेशा मिरर के पीछे बननी है इस तरीके से। ये आगे का पार्ट है मिरर का और ये पीछे का पार्ट है मिरर का। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख रखा है, ठीक है। तो देखो इमेज हमेशा पीछे ही बन रही है। ये कन्वेक्स मिरर का केस है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि देखो रे ऑफ लाइट अगर कुछ आप यहाँ से देखो इस तरीके से अगर पास होती है, तो हमेशा फोकस से कट होने की कोशिश करेगी, पर वो कट तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि मिरर में होल तो नहीं क्रिएट कर सकती ना। तो इस तरीके से कुछ बेंड होगी ताकि वो ऐसा में इमेजिन हो कि फोकस से पास कर रही हो। और दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती हुई कुछ इस तरीके से आई, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉरी रे ऑफ लाइट ने इंटरसेक्ट करा, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ने इंटरसेक्ट करा, दैट पॉइंट हमें हमारे हमें इमेज बना के देगा। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा, या हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, या हमने बिल्कुल पोल पे रख दिया, पर इमेज हमारी बिल्कुल मिरर से पीछे बननी है, बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। और एक चीज आप देख सकते हो कि इमेज बिल्कुल हमारी डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है। इमेज हमेशा सीधी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। ठीक है, तो बस इसके एक ही केस है और कुछ नहीं। अगर आप इसे बहुत दूर ले आके बिल्कुल इन्फिनाइट पे ले जाओ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऐसे छोटी होते होते फोकस पे बनेगी और कुछ नहीं होना। तो कन्वेक्स मिरर के बस दो ही केस है। और कनकेव मिरर का क्या क्या केस है आप देख सकते हो, वापस से मैं रिवाइंड करा देता हूँ। ये आपका सेंटर था। अगर हम इसे बिल्कुल सेंटर से और इन सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखें, तो देखो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में। साइज में छोटा इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर हमने इसे सेंटर पे ले आया, तो देखो इमेज भी हमारी सेंटर पे आ गई, बस वो इन्वर्टेड बन रही है, साइज में भी बराबर होगी। अगर हमने इसे सेंटर और फोकस के बीच में ले गए, तो देखो इमेज हमारी बड़ी बनेगी, इरेक्ट इमेज सॉरी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, साइज में मैग्नीफाइड बन रही है। ओके, पर कहाँ बनेगी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ये वाला पॉइंट आपका सेंटर है। ओके, अच्छा अगर हम इसे फोकस पे ले गए, तो देखो मेरे इमेज गायब हो गई, मतलब इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे बननी है। ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है। अगर हम इसे फोकस और पोल के बीच में लेके गए, तो देखो बिल्कुल बड़ी सी इमेजेस की बननी है, बिल्कुल बड़ी सी इमेजेस आपकी बन पा रही है।
और ये आप देख सकते हो बिहाइंड द मिरर बन पा रही है। बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब ये इमेज वर्चुअल है, ठीक है, ये इमेज आपकी वर्चुअल है। सो ठीक है, इस बात में अगर आप फोकस पे लेके जाओगे तो इमेज आपकी बिल्कुल उस तरफ बननी है, इमेज आपकी बिल्कुल इन्फिनिटी पे बननी है। अगर आप फोकस और सेंटर के बीच में लाओगे तो इमेज आपकी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बननी है, ठीक है। क्या ये सारी बातें याद होगी? ठीक है। कन्वेक्स मिरर का यही केस था आपके पास कि आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बननी है, इमेज आपकी इरेक्ट बनेगी हमेशा, इमेज इरेक्ट बनेगी हमेशा, और आपकी इमेज जो है ये बिहाइंड द मिरर बनेगी। और चूंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है इसलिए हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज है। आप ये भी देखो, ये जो रेज ऑफ लाइट है एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट नहीं है, ये वर्चुअली हमने इसे ड्रॉ करा है, ये हमने इसे वर्चुअली ड्रॉ करा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। ओके, अच्छा, तो चलते हैं अपने पीपीटी में और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा हमने अपने सिमुलेशन में चीज़ों को देखा कि किस तरीके से इमेजेस बन रही थी, उन्हें आप इमेज में फिगर में देख लो बिल्कुल, और इन फिगर को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो बिल्कुल अच्छे से, कंपास वगैरह लेके आप अच्छे से बिल्कुल बना दो इन चीज़ों को, और बहुत शानदार तरीके से आप नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई। एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले ना आपको ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे खुद के। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा, पीपीटी दे दूंगा, आपको टेंशन ना लेना इसकी, मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, थोड़ी टाइम लगेगी पर मैं अपलोड कर दूंगा, पर आप खुद के नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या केस बताया था, पहला केस हमने आपको इन्फानाइट वाला बताया था कि जब बिल्कुल इमेज बाहर बिल्कुल इन्फिनिटी पे हो, मतलब वो सन रे वाला केस, ठीक है, सनलाइट वाला केस, बिल्कुल बहुत दूर से रे आ रही हो, तो देखो बिल्कुल इंटरसेक्ट करती है ऐसे फोकस पे। क्या होता है कॉन्सेप्ट, ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और कुछ आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करा, इधर से भी कुछ आई फोकस से पास करा, तो बिल्कुल स्पॉट जैसा छोटा सा इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था हमारा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जो हम ऑब्जेक्ट को लेते थे, तो देखो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से फोकस के थ्रू पास करा, फिर अगर कोई रे ऑफ लाइट आई जो पोल से पास करा, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है सारा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर आती है और पोल से पास करती है, तो जितने एंगल पे आई थी इस ये वाला जो एंगल, उतने ही एंगल में आके वापस निकल जाए कुछ ये वाला एंगल। तो देख लो जहां पे दो रेज ने कट करा, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑल इमेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बनी, इन्वर्टेड बनी, ठीक है। तीसरा केस क्या था, जब हमने सेंटर पे ले लिया, सेंटर पे ले लिया, देखो ऐसे रे ऑफ लाइट आई यहाँ से फोकस पे कट करके पास करा, कुछ ऐसे रेट ऑफ लाइट आई फोकस से कट करा, वापस से उसने पैरेलल पास करा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लेना। ये एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये पी एफ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस एफ सी होना है। तो आप एक सी पॉइंट लेके एक सर्कल ड्रॉ करना कंपास से, आप सी पॉइंट लेके एक सर्कल को ड्रॉ करना, और उसके बीच को बीच बिल्कुल बाइसेक्ट कर देना उस लाइन को सी और पी को, दैट पॉइंट इज कल्ड फोकस। ओके, इतना आप याद रखना, बाकी आगे मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो सी एफ को देखो, अगर आप सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ले रखा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ से गई, फोकस से पास करी, कुछ इस तरफ से पास करी। दूसरा देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई लाइन आई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे। उसी तरह लास्ट सेकंड लास्ट केस ये रहा आपका कि जब आप फोकस पे बिल्कुल इमेज को लेते हो तो बिल्कुल इंफिनिटी पे इमेजेस बन रही होती हैं, और जब आप फोकस और पोल के बीच में इमेज को ले रहे हो तो आपकी वर्चुअल इमेज कुछ इस तरीके से मिरर के पीछे बन रही होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो देखो बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगा, मैंने टारगेट रखा था कुछ और चीज़ों को बताने का। ये आपका टेबल, ये टेबल देख लो आप, ठीक है। टेबल मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, इसको रिकैप करा दूंगा। जब हमने इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, तो इमेज देखो आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही है। नेचर ऑफ इमेज इसको मैं ना अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है, और मैं चाह नहीं रहा कि ऐसा हो, वरना फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी थी इस लेक्चर में, सो सॉरी फॉर दैट, मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा ये सब क्या है डायग्राम, अच्छे से समझ लोगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी इसी टॉपिक पे होने वाला है आपका कि इमेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो चलिए बच्चों, टेंशन न लीजिए इन बातों की, ठीक है। अगले लेक्चर में वापस से मैं चीज़ों, बस ये आपको ध्यान रखना, अगर आपको ये कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो समझो कि आज के लेक्चर को देखने का मतलब सफल हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर आपने आपका देखना, आपने जो टाइम इन्वेस्ट करा इस पे वो आपका सफल हो गया, मैंने जो टाइम इन्वेस्ट करा इस लेक्चर को बनाने में मेरा भी काम सफल हो गया, ठीक है। सो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, अगर आप नहीं समझ में आया तो आप सिमुलेशन को वापस से देखना, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, वापस से मिलते हैं नए लेक्चर में, कल ही मिलेंगे, टेंशन ना लेना इस बात की, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और अच्छे से डेप्थ में डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को वापस से भी रिवाइज करेंगे, ओके।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।